और करप्शन करप्शन तो भारत में डिजाइन होता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ट्रेन में कंबल नहीं मिलता और भारत में कंबल मिलता है, अगर आप एसी कोच में चलेंगे तो। जानते हैं क्यों मिलता है भैया? आप जरा सोचिए, पहले करप्शन की डिजाइन कैसे होती है। हम लोग घर में जनरली 25 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, एसी चलाते हैं, एक चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर में कभी एसी चला के हम कंबल ओढ़ते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, 25 डिग्री रखते हैं, एक चद्दर से काम हो जाता है। लेकिन कैसा डिजाइन किया जाता है? पहले ट्रेन के कोच का टेम्परेचर डाउन किया जाता है। जब ट्रेन में कोच का टेम्परेचर डाउन किया तो बिजली खपत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब बिजली खपत आपसे वसूला जाएगा नहीं वसूला जाएगा? वसूला गया। अब बिजली खपत बढ़ गई, अब फिर आपको कंबल दिया जा रहा है। अब आप कंबल ओढ़ो। पहले आपको ठंडक बढ़ाई, फिर आपको कंबल दिया, कंबल ओढ़ लो। फायदा क्या है? जो ट्रेन में चद्दर होता है वो 100 रुपए का मिलता है। तो अगर 20% मान के चलो चद्दर पे कमीशन, तो कितना मिला एक चद्दर पे? 20 रुपए। लेकिन कंबल 1000 का होता है, तो कंबल खरीदा तो 20% कितना हुआ? कमीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? चद्दर की धुलाई 10 रुपए में होती है। एक बार आपने सफर किया, चद्दर ओढ़ा, उसके बाद वो धुलने चला जाएगा। तो चद्दर की धुलाई 10 रुपए हुई। 10 रुपए का 20% कितना हुआ? 2 रुपए। कंबल की धुलाई 100 रुपए, तो कंबल की धुलाई में कितना मिला? 20 रुपए। ये भारत के रेलवे का सबसे पुराना घोटाला है, सबसे प्राचीन, जिसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। डिजाइन किया गया और हम इतने बुद्धिमान हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगाते कि यार घर में तो हम एसी चलाते हैं तो चद्दर ओढ़ के रहते हैं, ये हमको ट्रेन में का लिए ठंडा दिया? पहले ठंडक दी जाती फिर कंबल दिया जाता। कंबल की जरूरत है क्या ट्रेन में? जोर से बोलिए। नहीं। ऐसे दूसरा करप्शन, ज्यादा भारी तो नहीं पड़ रहा? दूसरा, जैसे पूरे देश में दिल्ली में डीडीए है, ऐसे गाजियाबाद में जीडीए है, हरियाणा में हुड्डा है, कानपुर में केडीए है, इलाहाबाद में एडीए है, लखनऊ में एलडीए है, जयपुर में जेडीए है। ऐसे पूरे देश में है ना। आप ध्यान देना, इनका जो फ्लैट होगा बिना उसको मॉडिफाई कराए आप रह ही नहीं सकते हो। या तो लंबाई ज्यादा होगी, या तो चौड़ाई ज्यादा होगी, या तो बालकनी एक्सेस बड़ी होगी, या बालकनी एक्सेस छोटी होगी, या किचन ज्यादा लंबा होगा या ज्यादा चौड़ा होगा, या कोने पे कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको उस पर हथौड़ा मरवाना पड़ेगा। यह करप्शन बाय डिजाइन का दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। दूसरा डिजाइन क्यों है? क्योंकि यह आपको 99 ईयर की लीज पे मिलता है। पूरे देश में जो फ्लैट होते हैं, डीडीए, जेडीए, एमडीए, हुड्डा जो भी है, 99 की लीज पे मिलते हैं। तो 99 ईयर इनकी गारंटी भी होती है, लेकिन वो गारंटी तब तक है जब तक आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराओगे। थोड़ा सा आपने उसका कमरा बदला तो गारंटी खत्म। अब आने के बाद आपका पूरा ढह जाए, गिर जाए, भूकंप आने पे दरार आ जाए, कुछ भी आ जाए, देखो भैया आपने इसमें छेड़छाड़ किया है, आपने इसकी बालकनी बढ़ा दिया, आपने ये कर दिया, आपने इसका प्लास्टर ऐसे मार दिया, आपने इसमें पीओपी लगवा दिया, आपने ये कर दिया, इसलिए गारंटी। ऐसा नहीं कि डीडीए, जीडीए, एमडीए, एडीए के इंजीनियर अनपढ़ है या उनको पता नहीं है कि बेडरूम की साइज क्या रखनी है, ड्राइंग रूम की साइज क्या रखनी है, कॉलम की साइज क्या रखनी है, किचन की साइज उनको पता है, लेकिन जानबूझ के थोड़ा बड़ा छोटा रखा जाता है, जिससे आप मजबूर होके गृह प्रवेश करने के पहले थोड़ा सा उसमें अल्ट्रेशन कराओ। अल्ट्रेशन करा दिया तो गारंटी खत्म,
अब जब गारंटी खत्म तो बनाते समय एक 5 का मसाला लगवाओ, एक 10 का मसाला लगवाओ, उनको पता है ऐसी डिजाइन बनाया है, अगला आल्टर करेगा करेगा। तो सीमेंट बालू का रेशियो कुछ भी रख लो, सरिया की मोटाई कुछ भी रख लो, कुछ भी स्टैंडर्ड बना लो। रश्मि जी जानती है कि मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट के ऊपर, यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट। यूनिफॉर्म के नाम से मेरी करीब 25 पीआईएल है। यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, यूनिफॉर्म एडॉप्शन, यूनिफॉर्म सक्सेशन, यूनिफॉर्म हेरिटेंस, ऐसे यूनिफॉर्म करके 25 पीआईएल है। उसमें एक पीआईएल है यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट। उसमें पूरे देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है। भारत में जितने बिल्डर उतने टाइप के उनके एग्रीमेंट। डीएलएफ का 70 पेज का है, तो यूनिटेक का 65 पेज का है, तो जेपी वालों का 45 पेज का है। मतलब जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, किसी का 45 पेज, किसी का 50 पेज, किसी आप लोग फ्लैट लेते होगे तो आपने देखा होगा। ईमानदारी से बताना जिसने फ्लैट लिया हो, कभी पढ़ा उसको साइन करने के पहले? जोर से बोलिए जरा। आपने पढ़ा? इनके लिए ताली बजाइए, पहले मैडम पढ़िए। आपने पढ़ा? समझ आया कि नहीं? ये बड़ी समझ आया, लेकिन उसको बदला नहीं जाता। वो बदलते नहीं। हाँ, मैंने फिर मेरे पास बेंगलोर से 2-3 केस आए, उसमें मैंने देखा तो मैंने कहा चलो आपका केस तो प्राइवेट अलग करूंगा, एक मैंने पीआईएल भी करता हूं कि देश में वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट है। एक चीज बताओ, जब 25 बाई 50 के प्लॉट में स्टैंडर्ड है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, सरिया इतनी होनी चाहिए, तो यूपी में बने, दिल्ली में बने, बंगाल में बने, बिहार में बने, कहीं बने, क्या फर्क पड़ता है? इतना अंतर होता है भाई, जहां भूकंप जाना आना वहां थोड़ा 10% एक्स्ट्रा उसमें मटेरियल लगना चाहिए, जहां नॉर्मल वे में नॉर्मल लगना चाहिए। दूसरा, भारत में केवल 10% लोगों को अंग्रेजी आती है, 90% लोग को अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उसको ऐसी भाषा में अंग्रेजी में आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है कि आप चाहो, पहली बात तो 70 पेज, दूसरा अंग्रेजी में ऐसे ऐसे लैटिन वर्ड, ग्रीक वाले वर्ड, ऐसे ऐसे वर्ड कि आप चक्कर खा जाओगे, शर्म के मारे बताओगे भी नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि 50 लाख का फ्लैट ले रहे हैं, यार कैसे है? मतलब आपको थोड़ा ईगो भी आएगी ना भाई, 50 लाख का हम फ्लैट लेने आए तो हम कैसे बता दें हमको अंग्रेजी नहीं आती। आप साइन करके आ गए। अब जब साइन करके आ गए तो बाद में पता चला कि आपने अगर एक पेमेंट डिले किया तो 18% का ब्याज, और अगला 5 साल का डिले करके पोजीशन दे तब भी कोई उसके ऊपर ब्याज नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। उसके लिए मैंने पीआईएल फाइल किया। तो मैं केवल आपको नटसेल में यह बताना चाह रहा था कि यह जो डिजाइन किया गया 70 पेज का बिल्डर बायर एग्रीमेंट, यह भी करप्शन बाय डिजाइन है। जैसे करप्शन बाय डिजाइन का पहला एग्जांपल है ट्रेन में कंबल देना। करप्शन बाय डिजाइन का दूसरा एग्जांपल आपको बताया कि जितना जीडीए, डीडीए, एमडीए, टीडीए के नक्शे होते हैं सारे उल्टे सीधे। चौथा आपको एग्जांपल दिया कि जब आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट देखते हैं उसमें भी इतने क्लॉजेस, इतनी भाषा, और वो भी केवल अंग्रेजी में, वो भी 70 पेज का। बिल्डर बायर एग्रीमेंट मुश्किल से 10 पेज का बन सकता है। और सबसे बड़ी बात ये, आपके काम की उसमें एक भी बात नहीं होती। सरिया की क्या लंबाई होगी किसी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखा है क्या? जोर से बोलिए जरा। सरिया की संख्या कितनी होगी, सीमेंट बालू का रेशियो क्या होगा, कंक्रीट का रेशियो क्या होगा, M25 का कंक्रीट बनेगा, M22 का बनेगा, M20 का बनेगा, कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ। सीलन आएगी तो कौन इसको ठीक कराएगा, सीपेज आएगी तो कौन ठीक कराएगा, कितने साल की गारंटी होगी? नहीं नहीं, हमने पैसे दे दिया, अपना कराते रहो, खत्म बात। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं आ पा रहे। हमने सवाल करना छोड़ दिया, हमने ये सोचना ही छोड़ दिया कि यार दिल्ली में इतना नशा तस्करी क्यों है, सिंगापुर में क्यों नहीं है। नशा की बात किसी ने किया था? किसने किया था नशे की बात? सच्चाई तो यह है कि दिल्ली की ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां सिगरेट के पैकेट के अंदर गांजा नहीं बेचा जा रहा। इसका मूल कारण भी करप्शन है, इसका मूल कारण भी घटिया कानून है। आप गूगल करना, सिंगापुर
गांजा 900 ग्राम, इतना आप गूगल करना। 2 महीने पहले 900 ग्राम गांजा मिलने पे सिंगापुर में एक व्यक्ति को फांसी हुई है। आपने किसी ने किया होगा तो देखा होगा, या जो हमारे सोशल मीडिया से कनेक्टेड होंगे उनको मैंने ट्वीट किया था। 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी। दिल्ली में 9-9 कुंटल गांजा मिलने वालों को कभी फांसी हुई क्या? हुई? नहीं हुई। अब आप ये बताओ, गांजे की सजा 3 से 7 साल और गांजे की सजा आजीवन कारावास फांसी, इस कानून को बदलने में कोई लागत आएगी क्या? कोई लागत है? मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत की 80% समस्याओं का समाधान बिना 1 पैसे के इन्वेस्टमेंट के हो सकता है। 80% समस्याओं का समाधान बिना 1 पैसे के इन्वेस्टमेंट के हो सकता है। सड़क बनाने की लागत होती है, हॉस्पिटल बनाने की लागत होती है, पुल बनाने का लागत होता है, एयरपोर्ट बनाने की लागत, सब चीज की लागत होती है। कानून की कोई लागत नहीं होती है। और हम हर चीज में जहां पैसा खर्च होता है उसको कंपेयर भी करते हैं। हमारा शॉपिंग मॉल दुबई जैसा, हमारा एयरपोर्ट अमेरिका जैसा, हमारा ये वहां जैसा, हमारी ट्रेन वहां जैसी। पता नहीं कानूनों में हम कंपेयर क्यों नहीं करते कि हमारा नशा तस्करी वाला कानून सिंगापुर जैसा क्यों नहीं है, हमारा चेन स्नेचिंग करने वाला, मोबाइल स्नेचिंग करने वाला दुबई जैसा क्यों नहीं है, हमारा चिट फंड वाला थाईलैंड जैसा क्यों नहीं है। आप लोगों के पास एसएमएस आते रहते होंगे, भैया आपकी लॉटरी निकल गई, इस पे क्लिक करो, इतने हजार, ऐसे करके एसएमएस आते रहते होंगे। अनवांटेड कॉल भी खूब आती नहीं अनवांटेड कॉल। मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक दिन मुझे एक रिटायर्ड जज ने बोला हाईकोर्ट के, अश्विनी जी अनवांटेड कॉल रोकने के लिए एक पीआईएल कर दो। मैंने कहा सर अभी आप रिटायर कुछ ही दिन पहले हुए हो, सुओ मोटो एक्शन ले लेते, एक पीआईएल लॉन्च कर लेते, सुओ मोटो नोटिस कर देते, हो गया होता है। ये भी काम हमारे लिए छोड़ रखा हुआ है, ये भी मैं पीआईएल कर दूं कि अनवांटेड कॉल ना है। टर्की में एक व्यक्ति ने एसएमएस भेज के एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हैक किया, 338 साल की सजा हुई है, 338 ईयर्स। आप सोच रहे होंगे इतना आदमी जिंदा नहीं होता। हां जिंदा नहीं होता, लेकिन दिमाग में टेरर क्रिएट करने के लिए लंबी लंबी सजाएं होती हैं। आदमी की उम्र तो 100 साल है, 80 साल है, मर जाएगा, लेकिन वहां पे अपराध के रेशियो में वो चलता है, जितना बड़ा अपराध उतनी लंबी सजा। अमेरिका में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया था। वहां सजा का भी क्या कानून है, पहला शर्ट चुराया तो 5 साल, लेकिन दूसरा शर्ट चुराया तो 25 साल। आप गूगल कर लेना, अमेरिका में शर्ट चोरी की सजा 25 साल, गूगल कर लेना बाद में। 25 साल के बाद छूटा हो, क्या अपराध क्या था? 2 शर्ट चुराया था। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बनाया, 16,000 लोगों को ऑफर दिया, 1 2 का 4 करने वाला, 1 का 2 करने वाला। जैसे हमारे देश में चिटफंड कंपनियां बनाते हैं, भाई बैंक में तुम्हारा 5 साल में डबल होगा, हम तुम्हारा 4 साल में डबल कर देंगे, ऐसा करके। सारा श्रीन जैसे एक स्कीम लॉन्च किया था, अब तो चले गए। 16,000 लोगों का पैसा लिया और चंपत हो गया। 1,41,000 साल की सजा हुई उसको। कितना? जोर से बोलिए जरा। 1,41,000। हमारे देश में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, उसको 10 साल की भी नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वालों को भी 10 साल की नहीं हुई। आपके दिल्ली में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 10 साल की भी नहीं हुई। और वहां पे मात्र 16,000 लोगों का पैसा जो लेके भागा था, 1,41,000 साल से हुई। दोबारा कोई हिम्मत करेगा वहां चिटफंड स्कैम करने की? नहीं करेगा। टर्की में दोबारा कोई एसएमएस भेजेगा बैंक फ्रॉड करने के लिए? एक आदमी को हो गई तो हो गई, बाकी तो खत्म। सिंगापुर में कोई ड्रग स्मगलिंग की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि फांसी हो गई, 900 ग्राम गांजा मिलने में फांसी। मेरा यह कहना है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज होती है वो कानून होती है।
न राष्ट्रपति पावरफुल है, न प्रधानमंत्री पावरफुल है, न मुख्यमंत्री पावरफुल है। राष्ट्रपति चाह के किसी आतंकवादी को फांसी दे सकते हैं? बोलिए जरा। राष्ट्रपति चाह के किसी नशा तस्कर को फांसी दे सकते हैं क्या? जब कानूनी नहीं तो कहां से दे देंगे? सबसे प्रमुख हमारे देश में पावरफुल राष्ट्रपति हैं, है ना? राष्ट्रपति जी क्या किसी जिहादी को फांसी दे सकते हैं, किसी घुसपैठिए को फांसी दे सकते हैं, किसी कन्वर्जन कराने वाले को फांसी देते हैं, या किसी सड़क अवैध निर्माण करने वाले कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कानून नहीं है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या हुआ, कानून या व्यक्ति? बताइए जरा। और जो चीज सबसे पावरफुल होता है वही हमारा कमजोर है। जो चीज सबसे पावरफुल है वही हमारा कमजोर है। सिंगापुर में कोई शेख वहां का शासक बन जाए, वहां अवैध घुसपैठ कोई नहीं कर सकता। दुबई में कोई भी शासक वहां पे बन जाए, वहां चोरी लूट झपटमारी हो ही नहीं सकती है। और 50 साल पहले दुबई कुछ भी नहीं था। 50 साल पहले दिल्ली एक डेवलप्ड शहर था। 50 साल पहले दुबई एक रेगिस्तान था। आज की डेट में रात को 2 बजे दिल्ली में बहन बेटियां निकलने से डरती हैं, और वही बहन बेटियां दुबई में जाकर 2 बजे शॉपिंग करती हैं। बदला क्या? दिल्ली और दुबई में क्या बदला? जोर से बोलिए जरा। कानून, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था। लेकिन पुलिस व्यवस्था भी कानून से चलती है, न्यायिक व्यवस्था भी कानून से चलती है। और जिस देश में भ्रष्टाचार अपराध जितना कम होता है, उस देश का विकास उतना ज्यादा होता है। उस देश में उतनी शांति होती है, उतनी समृद्धि होती है, उतनी खुशहाली होती है। और सठे साठ्यम समाचरेत, यह सिद्धांत भारत का ही है, किसी और कहीं और की किताब में नहीं लिखा है, हमारे यहां किताब में लिखा है। सठे साठ्यम समाचरेत। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, अच्छा व्यापार है, चोरी लूट झपटमारी नहीं है, नशा तस्करी नहीं है, मानव तस्करी नहीं है। सब वहां पे एक तरीके से आप कह सकते हो वहां राम राज्य है। और जिन देशों में झूठे मानवाधिकार के नाम पे झूठे कानून, कमजोर कानून चल रहे हैं, वहां अराजकता है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, सरतन से जुदा होता है, सब कुछ होता है। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। 80 इंप्लीमेंटेशन, बहन जी, इंप्लीमेंटेशन न होने का भी कारण घटिया कानून है। हमारा कानून घटिया है, इसलिए जज तारीख पे तारीख देता चला जाता है। जैसे ही एक जुडिशियल चार्टर इंप्लीमेंट कर दिया जाए कि जज के लिए फिक्स हो गया, इन मुकदमों की सुनवाई 6 तारीख में, इन मुकदमों की सुनवाई 10 तारीख में, इन मुकदमों की सुनवाई 15 तारीख में, और नहीं किए तो नौकरी गई। और इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं जो मैंने पर्सनल एफर्ट से किए। 2016 में मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई सांसदों विधायकों को हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, इनको कोर्ट में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जस्टिस गगोई साहब के यहां मैटर लगाओ। 1 साल तक काउंटर रिजॉइंडर हुआ। 2017 में जस्टिस गगोई साहब ने, उस समय वो कोर्ट नंबर 6 में बैठते थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, 6वें नंबर के जज थे, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, अब सांसदों विधायकों के लिए देश में स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। 2018 से स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट ने काम करना शुरू किया। 17 में ऑर्डर हुआ, फिर 1 साल लग गया स्टैब्लिश करने में, सांसदों विधायकों का मुकदमा ट्रांसफर करने में। 2018 से लेकर 2023 तक 250 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। अभी सोचिए, अभी कानून नहीं बदला, नियम नहीं बदला, एविडेंस एक्ट नहीं बदला, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लागू नहीं हुआ है, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं हुआ है, पुलिस चार्टर लागू नहीं हुआ है। अभी सिंगापुर या अमेरिका का हमने कानून नहीं लिया है, अभी भारत वाला कानून, अंग्रेजों वाला वही चल रहा है। केवल एक ऑर्डर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला सांसदों विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट होगी और 1 साल के अंदर मुकदमा डिसाइड होगा। और ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनका मुकदमा 25-25 साल से चल रहा था, और जज जिसकी फाइल देखते ही तारीख उठा के दे देते थे। अतीक अहमद को सजा हुई।
अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सजा हुई, आजम खां को सजा हुई, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई, राहुल गांधी को सजा हुई। और उसका नतीजा यह निकला कि जितने गुंडे बदमाश 2019 के पहले चुनाव लड़ चुके थे, सांसद विधायक बन चुके थे, वो तो बन गए। 2019 के बाद माफिया टाइप के लोगों ने पॉलिटिक्स में आने से मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मैं दो लोगों को जानता हूं, मुझे बाद में पता चला कि दो लोगों के साथ कहानी क्या हुई। दो लोगों का टिकट कंफर्म हो गया 2019 में। एक के खिलाफ 35 मुकदमे थे, एक के खिलाफ 42 मुकदमे थे। तारीख कंफर्म, माहौल भी अच्छा। 2019 का माहौल तो अच्छा था ना, था कि नहीं? माहौल भी अच्छा था, टिकट भी कंफर्म हो गया। जब फॉर्म भरने की बारी आई तो अपने वकील से उन्होंने संपर्क किया, भाई देखो सारे केस वेस का डिटेल इकट्ठा कर लो, फॉर्म भरना है। बोले साहब क्या हुआ, चुनाव लड़ोगे? हाँ। अरे बोले साहब एमएलए एमपी कोर्ट बन गई है, ऐसे मुकदमा आपका 25-30 साल चलेगा। सुनिए, ऐसे आपका मुकदमा कितने साल चलेगा? 25-30 साल। माहौल अच्छा है, टिकट मिल गया है, हम कह रहे हैं जीत जाओगे, और जीतते आपका मुकदमा एमएलए कोर्ट में चला जाएगा, और एमएलए कोर्ट में जाएगा, 1 साल के अंदर डिसीजन हो जाएगा, और 35 में से 2-4 में सजा हो जाएगी। उन्होंने टिकट मना कर दिया, पार्टी को बोला हम जन सेवा करेंगे, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, अब उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो पेपर में कहीं निकला नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं जो निकल चुका है पेपर में। सन 2000 में, अब से 23 साल पहले, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ एक मुकदमा हुआ बनारस में। आराम से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था 2022 तक, क्योंकि 2022 तक वो न सांसद थे न विधायक थे। 2022 में कांग्रेस उनको राज्यसभा में भेज दिया। जैसे राज्यसभा में भेजा, उनका मुकदमा चला गया एमएलए कोर्ट में। अब वो दौड़ रहे हैं दिल्ली से बनारस कर रहे हैं। 2 तारीख पे नहीं गए, चूंकि जज के ऊपर इंस्ट्रक्शन है 1 साल के अंदर डिसाइड करना है। जज ने नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर दिया। हाई कोर्ट भागे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला ऑर्डर में कोई कमी नहीं है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भाग के आए। अभी दिवाली के कुछ दिन पहले उनकी डेट लगी थी, एक बहुत बड़े पुराने मंत्री ने मेंशन करके, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 सप्ताह का राहत दिया है। उसके पहले आराम था। अब ये डिटरेंट का काम कर रहा है। ये एमएलए एमपी कोर्ट माफियाओं को सांसद विधायक बनने से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? अगर पूरे इस देश में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, सबके मुकदमों की सुनवाई 1 साल में हो जाए, चाहे वो टैक्स का मुकदमा हो, चाहे सर्विस का मुकदमा हो, चाहे घूसखोरी कमीशनखोरी का मुकदमा हो, या जमाखोरी मिलावटखोरी का हो, कालाबाजारी नशा तस्करी का हो, मानव तस्करी, जो भी मुकदमे हो, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, आपकी देश की लोगों की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। आप आज मिलावटी दूध इसलिए पी रहे हैं क्योंकि मिलावट करने वालों को सजा नहीं मिलती, और जिसका मुकदमा चलता भी है, 40 साल मुकदमा चलता है, पता चला मिलावट करने वाला 80 साल का हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर दया के आधार पर 80 साल का हो गया, 40 साल पहले मिलावट किया था, चलो छोड़ो। आप लोग गूगल कर लेना, 4-5 दिन पुरानी बात है, सरस दूध 50,000 लीटर उसके यहां मिलावटी दूध आ रहा था। पता नहीं किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दैनिक भास्कर की खबर है। 50,000 लीटर मिलावटी दूध सरस जैसा ब्रांडेड रिस्पेक्ट दूध की कंपनी बेच रही है। अगर एक व्यक्ति 1 लीटर दूध ले रहा है तो 50,000 परिवार यूरिया वाला दूध पी रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है। पहली बात तो मुकदमा नहीं होता, मुकदमा होता तारीख पे तारीख होता, सजा नहीं होती, इसलिए मिलावटखोरी चल रही है। लंबे लंबे टाइम तक सजा नहीं होती, घूसखोरी चल रही है। अगर हमने कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले या 2G वालों को, या कोयला घोटाला करने वालों को, अगस्ता वालों को, नेशनल हेराल्ड वालों को 2-4 को टांग दिया होता ना, तो खौफ पैदा होता।
ये परमाणु बम जो बना के देश रखते हैं, ये रोज रोज चलाने के लिए थोड़ी रखते हैं, ये डराने के लिए होते हैं। ऐसे जो आजीवन कारावास फांसी का कानून है, ये रोज सबको लटकाने के लिए नहीं होता, अगर रोज सबको फांसी दिए थे ना, ये डिटरेंट का काम करता, खौफ पैदा करता, डराने का काम करता। सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, उसको पता है कि अवैध निर्माण हमने कर लिया तो चलेगा, कोई हटाने वाला नहीं है। अगर ये खौफ हो, सड़क के किनारे अवैध निर्माण किया, कम से कम 10 साल सजा होगी और 20 लाख रुपए पेनाल्टी होगी, कोई करेगा क्या? तो वो उसको भी पता है कि जो ऑफिसर है उसको भी कोई डेफिनेट नहीं है फॉर नॉन कंप्लायंस। इसीलिए कह रहा हूं भैया, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है, पुलिस चार्टर लागू करने की जरूरत है, जुडिशियल चार्टर लागू करने की जरूरत है। और यह सब तभी हो सकता है जब गुलामी के कानून खत्म किए जाए। जब तक अंग्रेजों का इस देश में एक भी कानून चलेगा, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक सोच नहीं बदलेगी, न गुलामी की सोच बदलेगी, न गुलामी की व्यवस्था बदलेगी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं पहले बहुत लेट हो गया, संडे का दिन है, सब लोग नाश्ता करके आए होंगे, फिर भोजन का टाइम हो रहा होगा, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं।